नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए अंतरिम बजट लोकसभा में पेश किया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ सरकार का सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी विकास पर जोर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने अंतरिम बजट भाषण में कहा कि हमें गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। उनकी जरूरतें और आकांक्षाएं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं। संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, कोविड के बावजूद हमने पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 करोड़ घर बनाने का काम पूरा किया। 2 करोड़ घर अगले 5 साल में और बनाए जाएंगे। संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछले 10 साल में 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महिलाओं को 70% आवास महिलाओं को मिले हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने अंतरिम बजट भाषण में कहा कि हमारी सरकार ने नागरिक प्रथम और न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन दृष्टिकोण के साथ जवाबदेह, जन केंद्रित और विश्वास आधारित प्रशासन प्रदान किया है। संसद में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर भारत और दूसरे देशों के लिए भी एक परिवर्तनकारी कदम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कृषि क्षेत्र की और वृद्धि के लिए सरकार फसल कटाई के बाद की गतिविधियों में सार्वजनिक और निजी निवेश को और बढ़ावा देगी। महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये ऐतिहासिक बजट है। लखपति दीदी योजना का लाभ 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का ऐलान किया गया। आयुष्मान योजना के तहत आशा, आंगनवाड़ी और सहायिकाओं को लाने का लक्ष्य रखा गया। वित्त मंत्री ने कहा, टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं, लेकिन वर्षों से लंबित बकाया प्रत्यक्ष कर मांगों को वापस लेने का फैसला किया। उन्होंने कहा, पुराने विवादों को सुलझाने के कदम से कम 1 करोड़ करदाताओं को फायदा होगा। संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को भी कवर किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 3 प्रमुख आर्थिक रेलवे कॉरिडोर लागू किए जाएंगे। ये हैं ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर, उच्च यातायात घनत्व कॉरिडोर। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को सक्षम करने के लिए पीएम गति शक्ति के तहत परियोजनाओं की पहचान की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और आराम के लिए 40,000 सामान्य रेलवे बोगियों को वंदे भारत मानकों में परिवर्तित किया जाएगा। संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जुलाई में पूर्ण बजट पेश किया जाएगा, जिसमें हमारी सरकार विकसित भारत के लक्ष्य का विस्तृत रोड मैप प्रस्तुत करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लक्षद्वीप सहित हमारे द्वीपों पर बंदरगाह कनेक्टिविटी, पर्यटन, बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के लिए परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वर्ष 2024-2025 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.1% रहने का अनुमान है। संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वित्त वर्ष 2025 में बुनियादी ढांचे के लिए परिव्यय बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम केंद्रीय बजट को लोकसभा में प्रस्तुत करने के बाद राज्यसभा के पटल पर भी रखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसके बाद राजकोषीय नीति विवरण 2024-2025 को भी उच्च सदन के पटल पर प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिम बजट को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ, युवा, गरीब, महिला, किसान सभी को सशक्त करेगा।
ये बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बजट में युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। अनुसंधान और नवाचार पर 1 लाख करोड़ का फंड बनाने की घोषणा की गई है। पीएम मोदी ने कहा, बजट में स्टार्टअप को मिलने वाले टैक्स छूट के विस्तार का भी ऐलान किया गया है। इसमें राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखते हुए पूंजीगत व्यय को 11,11,111 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक ऊंचाई दी गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीबों के लिए हमने गांव और शहरों में 4 करोड़ से अधिक घर बनाए हैं। अब हमने 2 करोड़ और नए घर बनाने का लक्ष्य रखा है। पीएम मोदी ने कहा कि आज जिस इनकम टैक्स की नई स्कीम की घोषणा की गई, उससे मध्यम वर्ग के 1 करोड़ लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने सामान्य मानवीय की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिम बजट पर कहा, आज इस बजट में किसानों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण और बड़े निर्णय लिए गए हैं। नैनो डीएपी का उपयोग, पशुओं के लिए नई योजनाएं, पीएम मत्स्य संपदा योजना के विस्तार और आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान से किसानों की आय बढ़ेगी और खर्च कम होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बहुत ही उत्साहवर्धक अंतरिम बजट पेश किया है। उन्होंने कहा, हमें पूरा विश्वास है कि 2047 का जो रोड मैप है उसे हम हासिल करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अंतरिम बजट पर कहा, वित्त मंत्री के बजट का उद्देश्य भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के पीएम मोदी के संकल्प के अनुरूप भारत के आर्थिक क्षेत्र को मजबूत करना है। ये देश के विकास को गति देने और रोजगार बढ़ाने वाला बजट है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अंतरिम बजट पर कहा कि ये दूरदर्शी बजट विकसित भारत की नींव रखता है। हम सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा नहीं देते, बल्कि गरीबी दूर करते हैं। इस बजट में पर्यटन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। अंतरिम केंद्रीय बजट 2024 पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वित्त मंत्री अपने अंतरिम बजट में आत्मविश्वास से भरे भारत की कहानी सामने लाने में सफल रही हैं। ये बजट विकास की ओर आगे बढ़ने की एक कहानी है जो 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाएगी। अंतरिम बजट 2024 पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में कहा कि ये विकसित भारत की मजबूत नींव रखने वाला बजट है। ये युवाओं के आकांक्षाओं पर खरा उतरने वाला बजट है। ये गरीब, युवा, किसान, नारी शक्ति के लिए बजट है। अंतरिम केंद्रीय बजट 2024 पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली में कहा कि पीएम मोदी ने 10 साल में रेलवे पर इतना ध्यान दिया, जहां सकल बजटीय समर्थन भारत सरकार के बजट से जो फंड आता था, पहले करीब 15,000 करोड़ आता था, वो आज करीब 2.5 लाख करोड़ है। एक छोटा सा ब्रेक। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए एसबीआई स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट एसबीआई स्टार्टअप ब्रांच पे। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने अंतरिम बजट को बेहतर बताते हुए कहा कि इस बजट में भारत के भविष्य को ध्यान में रखकर एक दिशा दी गई है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की योजनाओं के दूरगामी असर से ही विकसित भारत का निर्माण हो पाएगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अंतरिम बजट पर कहा, ये एक ऐतिहासिक बजट है जो पूर्ण रूप से परिलक्षित करता है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत विकसित, आत्मनिर्भर विश्वगुरु बनने के लक्ष्य के प्रति गति के साथ आगे बढ़ चुका है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अंतरिम बजट पर कहा, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके लिए प्रयास के साथ आने वाले दिनों में जब हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसे में ये बजट उसके लिए एक प्रारंभिक प्रयास है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि इस बजट के जरिए ये स्पष्ट हुआ है कि 2047 तक भारत दुनिया का सबसे विकसित देश बनेगा, क्योंकि हर बिंदु पर इससे संकेत मिल रहे हैं कि कैसे भारत विकास यात्रा पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने अंतरिम बजट पर दिल्ली में कहा कि ये बजट पिछले 10 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन का एक उत्कृष्ट सारांश है।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देती हूं कि आज के बजट में सर्वाइकल कैंसर के टीकाकरण को शामिल किया गया। आशा बहनों, आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर्स को भी आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि इस बजट में विकसित भारत के लिए स्थापित किए गए सभी 4 स्तंभों किसान, युवा, गरीब और महिलाएं शामिल थे। उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां कल्याणकारी योजनाएं हैं, वहीं दूसरी तरफ बुनियादी ढांचे के विकास जैसी व्यय योजनाएं भी हैं। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने अंतरिम बजट पर कहा कि पिछले 10 सालों में हम सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो युवा हों या महिलाएं हों या किसान, हर एक के लिए हमने काम किया है और वो इस बजट में परिलक्षित हो रहा है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि ये दिशा देने वाला अंतरिम बजट है। 2047 तक विकसित भारत की नींव कैसे रखनी है, इसे बहुत खूबसूरती से रखा गया है। कोई भी क्षेत्र छूटा नहीं है। अंतरिम बजट पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने का प्रयास सभी विभाग कर रहे हैं। उन्होंने कहा, गरीब, महिला, युवा, किसान पर यह बजट केंद्रित रहा। आने वाले समय में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अंतरिम बजट पर कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है। इस बजट में 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश करने के बाद प्रेस वार्ता में राजकोषीय घाटे पर बात करते हुए कहा कि राजकोषीय घाटा अभी करीब 5.8% है। उन्होंने कहा कि 2024-2025 के बजट के लिए हमने राजकोषीय घाटा 5.1% रखा है और 2026 तक हमारा लक्ष्य इसे 4.5% तक पहुंचाने का है। वित्त मंत्री ने कहा कि छोटे शहरों में मेट्रो और नमो भारत ट्रेन के जरिए यातायात को सुगम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 40,000 साधारण रेल डिब्बों को वंदे भारत स्टैंडर्ड ट्रेनों में बदला जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूर्वोत्तर भारत के विकास को प्राथमिकता बताते हुए कहा कि इसके अलावा पूर्वी भारत, खासतौर पर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा देश के अमृतकाल में विकास के ग्रोथ इंजन बनने की ओर है। संसद में पेश केंद्रीय अंतरिम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व बैंकर नैनालाल किदवई ने कहा कि वित्त मंत्री द्वारा पेश बजट से घरेलू पर्यटन को लाभ होने की उम्मीद है। फिक्की के पूर्व अध्यक्ष शुभ्रकांत पांडा ने इस अंतरिम बजट को उत्थान और विकास पर आधारित बताते हुए कहा कि सरकार गरीब, महिलाएं, युवा और किसान पर फोकस कर रही है। उन्होंने कहा कि बजट में समावेशी विकास पर जोर दिया गया है। बेंगलोर में फेडरेशन ऑफ कर्नाटक चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के निदेशक PH राजपुरोहित ने अंतरिम बजट को महिलाओं के लिए विशेष रूप से लाभकारी बताया है। उन्होंने कहा कि ये बजट किसानों और व्यापारी वर्ग को भी फायदा पहुंचाएगा। फेडरेशन ऑफ कर्नाटक चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष रमेश चंद्र लाहोटी ने इस बजट को भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की तरफ अग्रसर करने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि ये बजट भारत को विकसित बनाने के लिए जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने वाला है। वाराणसी जिला अदालत के निर्देश के बाद ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में गुरुवार को विधिवत पूजा और भोग आरती हुई। तहखाने में 31 साल बाद पूजा पाठ से वादी पक्ष में खुशी देखी गई। वाराणसी के जिला अदालत के आदेश के अनुपालन में बुधवार देर रात को जिला अधिकारी और अन्य प्रशासनिक अफसर फोर्स के साथ ज्ञानवापी परिसर पहुंचे। देर रात व्यास जी के तहखाने में दीप प्रज्वलित कर पूजा की गई। पूजा के बाद मौजूद लोगों में प्रसाद बांटा गया। ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में अभी आम श्रद्धालुओं का प्रवेश वर्जित है। केवल पुजारी को ही पूजा पाठ के समय आने जाने दिया जाएगा। वाराणसी के जिलाधिकारी S राजलिंगम ने कहा कि न्यायालय के आदेश का पालन किया जा रहा है। वहीं वाराणसी में ज्ञानवापी मामले में मंदिर पक्ष के पैरोकार सोहनलाल आर्य ने भी कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। झारखंड प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार हेमंत सोरेन को कड़ी सुरक्षा के बीच रांची सिविल कोर्ट परिसर लाया गया। अदालत ने हेमंत सोरेन को 1 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। हेमंत सोरेन की कोर्ट में पेशी को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। रांची स्थित बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल कोटवार की सुरक्षा बढ़ा दी गई।
पूर्व केंद्रीय मंत्री और झारखंड से भाजपा सांसद जयंत सिन्हा ने कहा है कि हेमंत सोरेन शासन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में लगी राज्य सरकारों को स्थानीय पुलिस संरक्षण देती है, जिस कारण झारखंड में भ्रष्टाचार बढ़ा है। झारखंड में जेएमएम विधायक दल के नेता चंपई सोरेन ने राज्यपाल से मुलाकात के बाद कहा कि हमने राज्यपाल से मांग की है कि जल्द ही नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। शेयर बाजार में आज दिन भर काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। कारोबारी सत्र के अंत में स्थानीय शेयर बाजार मामूली गिरावट के साथ लाल निशान पर बंद हुए। अंतरिम बजट पेश किए जाने के बाद कमजोर रुझानों के बीच इक्विटी बेंचमार्क सूचकांक मामूली नुकसान के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 107 अंक के मामूली गिरावट के साथ 71,645 अंक पर बंद हुआ। कारोबारी सप्ताह के चौथे दिन निफ्टी में भी गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी 28 अंक गिरकर 21,697 अंक पर बंद हुआ। आज के कारोबार के दौरान पीएसयू बैंक इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। इसी तरह बैंकिंग, ऑटोमोबाइल और एफएमसीजी सेक्टर के शेयरों में जमकर खरीदारी होती रही। एक और छोटा सा ब्रेक। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए एसबीआई स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। Startup advisory and support. SBI Startup Branch पे। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। सेक्टोरल फ्रंट पर ऑटोमोबाइल, बैंक, एफएमसीजी और पावर सेक्टर 0.30% से लेकर 0.80% तक की बढ़त के साथ बंद हुए। स्थानीय शेयर बाजार में पूंजीगत उत्पाद, धातु एवं रियल्टी शेयरों में मुनाफा वसूली के बीच सर्राफा बाजार में सोने के भाव में गिरावट दर्ज की गई। वहीं चांदी के भाव में भी प्रति 1 किलो पर 700 रुपये की कमी देखी गई। सर्राफा बाजार में चांदी का भाव 72,400 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया। टाटा मोटर्स की वाहन बिक्री में सालाना आधार पर 6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। कंपनी ने इस दौरान 86,125 इकाइयों की बिक्री की। वाहन विनिर्माता मारुति सुजुकी इंडिया की जनवरी में कुल वाहन बिक्री सालाना आधार पर 5% बढ़कर 1,99,364 इकाई हो गई। जनवरी महीने के दौरान देश में बिजली की खपत 6% बढ़कर 133.83 अरब यूनिट पर पहुंच गई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष जनवरी में ये आंकड़ा 126.30 अरब यूनिट थी। हिंदुजा समूह की प्रमुख कंपनी अशोक लीलैंड की कुल बिक्री जनवरी में 7% घटकर 15,939 इकाई रह गई। कंपनी द्वारा जारी एक रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई है। रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ ने चालू वित्त वर्ष के तीसरी तिमाही में दमदार बुकिंग की मदद से 9,050 करोड़ की रकम जुटाई। कंपनी द्वारा जारी तीसरी तिमाही के नतीजों में इस बात की जानकारी दी गई है। अदानी एंटरप्राइजेज ने अपनी तीसरी तिमाही के नतीजों का ऐलान कर दिया है। कंपनी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 2 गुना से ज्यादा बढ़कर 1,888 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। एनटीपीसी लिमिटेड संकट में फंसी 1800 मेगावाट क्षमता की केएसके महानदी थर्मल परियोजना के लिए बोली लगाने का फैसला कर चुकी है। एक आधिकारिक बयान में कंपनी ने यह जानकारी दी है। वर्ष 2018 में 20,000 करोड़ रुपए बैंक ऋण के भुगतान में चूक के बाद केएसके महानदी परियोजना इस समय राष्ट्रीय कंपनी कानून पंचाट में कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया से गुजर रही है। केएसके महानदी परियोजना के लिए बोली लगाने वाली कंपनियों में अदानी पावर भी शामिल थी, लेकिन 2019 में उसने अपनी बोली वापस ले ली। अंतरिम बजट में मध्यम वर्ग से जुड़ी आवासीय योजना की घोषणा का रियल एस्टेट क्षेत्र ने स्वागत करते हुए इसे सभी के लिए मकान सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप करार दिया। यूरोपीय संघ के सदस्यों द्वारा यूक्रेन के लिए 50 अरब यूरो की सहायता राशि देने के फैसले पर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने खुशी जाहिर की है। कृषि संबंधी मांगों को लेकर बेल्जियम के किसानों ने यूरोपीय संघ के संसद के सामने जमकर प्रदर्शन किया। किसानों ने यह विरोध उस वक्त किया जब ईयू के सदस्य यूक्रेन के लिए वित्त पोषण संबंधी बैठक के लिए ब्रुसेल्स में एकत्रित हुए थे।
आतंकी संगठन हुती के नए लड़ाकों ने अपने हथियारों का प्रदर्शन करने और गाजा में फिलिस्तीनियों के लिए अपना समर्थन दिखाने के लिए सना में एक परेड का आयोजन किया। पिछले साल एनर्जी इंटेलिजेंस फोरम की बैठक के दौरान प्रदर्शन करने से संबंधित मुकदमे में सुनवाई के लिए जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग लंदन की एक अदालत में हाजिर हुई। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट शुक्रवार से विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। इंग्लैंड फिलहाल सीरीज में 1-0 से आगे है। इंग्लैंड के युवा स्पिनर शोएब बशीर भारत के खिलाफ विशाखापट्टनम में होने वाले दूसरे टेस्ट में अपना सीनियर डेब्यू करेंगे। 20 वर्षीय शोएब बशीर घायल जैक लीच का स्थान लेंगे। इंग्लैंड के स्पिनर जैक लीच भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट में नहीं खेलेंगे। जैक लीच को पहले टेस्ट के दौरान फील्डिंग करते समय बाएं घुटने में चोट लग गई थी। ऑस्ट्रेलियन ओपन विजेता यानिक सिनर ने कहा कि ये ट्रॉफी उनके लिए सिर्फ एक शुरुआत है। सिनर ने मनोबल बढ़ाने के लिए अपने माता पिता की जमकर तारीफ की। रियाद सीजन्स कप में आज देर रात होने वाले मुकाबले में लियोनेल मेसी की टीम इंटर मायामी का सामना क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अल नस्र से होगा। प्रीमियर लीग के एक अहम मैच में लीग में शीर्ष पर चल रही लिवरपूल ने चेल्सी को 4-1 से करारी शिकस्त दी। ये दोनों टीमें 25 फरवरी को होने वाले काराबाओ कप फाइनल में फिर आमने सामने होंगी। प्रीमियर लीग में खेले गए मैच में टॉटनहैम हॉटस्पर ने ब्रेंटफोर्ड को 3-2 से मात दी। इस जीत के साथ टॉटनहैम ने फिर से शीर्ष 4 में जगह बना ली है। प्रीमियर लीग के एक मैच में मैनचेस्टर सिटी ने बर्नले को 3-1 से मात दी। अल्वारेज ने सिटी के लिए 2 गोल किए। स्पेनिश लीग में खेले गए मैच में बार्सिलोना ने ओसासुना को 1-0 से मात दी। इस जीत के बाद बार्सिलोना लीग में तीसरे स्थान पर पहुंच गई। एशियन कप फुटबॉल के राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में ईरान ने सीरिया को पेनल्टी शूटआउट में मात दी। अब क्वार्टर फाइनल में ईरान का सामना 4 बार की चैंपियन जापान से होगा। मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर एरिक टेन हैग का कहना है कि अब मार्कस रैशफोर्ड से जुड़े विवाद पर विराम लगना चाहिए। उन्होंने कहा कि रैशफोर्ड को अपने गलत रवैये की सजा मिल चुकी है। एस्टन विला ने फॉरवर्ड मॉर्गन रोजर्स को मिडलस्ब्रो से साइन किया है। मॉर्गन ने इस सीजन में चैंपियनशिप क्लब बोरो के लिए 7 गोल और 9 असिस्ट किए हैं। मार्क गैसोल बास्केटबॉल से रिटायर हो रहे हैं। मार्क गैसोल ने टोरंटो रैप्टर्स के साथ एनबीए खिताब जीता है। वहीं स्पेन के साथ विश्व कप में 2 स्वर्ण पदक जीते। एक और छोटा सा ब्रेक। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए एसबीआई स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। Startup advisory and support. SBI Startup Branch पे। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। 9 साल के अंतराल के बाद फार्मूला 1 को वापस मलेशिया लाने का प्रयास किया जा रहा है। मलेशिया में पिछली बार 2017 में फार्मूला 1 रेस का आयोजन हुआ था। लुइस हैमिल्टन के 2025 में मर्सिडीज छोड़कर फरारी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि फिलहाल दोनों ही टीमों ने इस बारे में कुछ नहीं कहा है। निर्माता करण जौहर की देखरेख में बनी वेब सीरीज शो टाइम से जुड़े सभी कलाकारों का लुक जारी कर दिया गया है। ये सीरीज हिंदी सिनेमा के पर्दे के पीछे की कई कहानियों को उजागर करेगी। अभिनेता चिरंजीवी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट साझा किया जिसमें उन्हें फिल्म विश्वम्भरा की तैयारी के लिए कड़ी मेहनत करते देखा जा सकता है। अभिनेत्री नोरा फतेही अपनी आगामी फिल्म क्रैक जीतेगा तो जिएगा को लेकर चर्चा में है। हाल ही में नोरा ने एक पोस्ट साझा की जिसमें वो फिल्म की डबिंग करती नजर आ रही हैं। डॉन सीरीज की चर्चित फिल्म डॉन 3 में अभिनेत्री सारा अली खान दमदार किरदार में नजर आ सकती हैं। रिपोर्ट की माने तो फिल्म को लेकर सारा और फरहान अख्तर के बीच बातचीत जारी है। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म फाइटर का सिल्वर स्क्रीन पर जलवा जारी है। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर अब तक 242 करोड़ रुपए का शानदार कलेक्शन किया है। सिल्वर स्क्रीन पर शानदार प्रदर्शन के बाद रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल ने ओटीटी पर भी नया रिकॉर्ड बना दिया है। रिलीजिंग के महज 3 दिनों में इस फिल्म को 2 करोड़ 80 लाख घंटे देखा गया।
फिल्म कल्कि एडी को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह है। रिपोर्ट्स की माने तो प्रभास स्टारर इस फिल्म में विजय देवरकोंडा गेस्ट अपीयरेंस में नजर आ सकते हैं। चर्चित अभिनेता जैकी श्रॉफ का आज 67वां जन्मदिन है। फिल्म हीरा पन्ना से फिल्मी दुनिया में कदम रखने वाले जग्गू दादा ने अपने करियर में करीब 250 फिल्मों में काम किया। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।